गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो पैथोलॉजी लैब हैं वो कितने तरह के होते हैं और उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको बेसिक दो बातें आपको मैं बता दूं। पहला कि आप क्वालिटी पर्पस या क्वालिटी ऑफ रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो एक कैटेगरी NABL ने डिफाइन की हुई है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो QCI के अंतर्गत है, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 15189 को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो वहाँ पे लैब की कैटेगरी अलग है। यदि आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल लैब खोलें और बाद में आप क्वालिटी पर फोकस करें, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका डिफिनेशन CE एक्ट के अंदर डाला गया है। और मैं आज बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है और दोनों का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले आप जान जाइए कि जो NABL ने जो लैब की कैटेगरी डिफाइन की है, वो डिफाइन की है कि आपके लैब में कितने पेशेंट रोज आते हैं। अब यहाँ पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैब में केवल पेशेंट नहीं आते हैं, लैब में आपके सर्विस यूजर आते हैं। कोई मेडिकल टेस्ट कराने आता है, कोई मेडिकल फिटनेस के लिए आता है, और भी कोई पर्पस हो सकता है लैब में आने का। तो उस पर डे सब्जेक्ट के बेसिस पे लैब का डिफिनेशन डिफरेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उस पे जो लैब का कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप किस किस टेस्ट डिपार्टमेंट को रन कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ NABL लैब की कैटेगरी क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ NABL, जो NABL मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से लैब को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। पहला है माइक्रो लैब। अब माइक्रो लैब में का मतलब यह है जहां पे पर डे कम से कम या अप टू 25 सब्जेक्ट आ रहा है। 25 सब्जेक्ट, 25 पेशेंट का ये सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये हो गया अप टू 25, यानी 0 से 25। 0 तो कुछ नहीं होता है, आप समझ लो 1 से 25। तो जहां 1 से 25 पेशेंट आएंगे, 1 से 25, वो माइक्रो लैब में उसको डाला गया। ठीक है, और मिनी लैब जहां पे 26 से, यानी एक भी बढ़ जाएगा तो मिनी लैब में आ जाएगा 50। तो 26 से 50 जो आएंगे सब्जेक्ट या पेशेंट या जो भी सर्विस यूजर, तो वो मिनी लैब में आ जाएगा। स्मॉल लैब में जो है वो अप टू 100 सब्जेक्ट पर डे। ठीक है, और मीडियम साइज लैब में 101 से 400 तो सब्जेक्ट पर डे। तो ये हो गया मीडियम साइज लेबोरेटरी में। और लार्ज लेबोरेटरी में हो गया 401 से 1000 लार्ज। और एक कैटेगरी है वेरी लार्ज, जहां मोर देन 1000 से पेशेंट आ रहे हैं आपके यहाँ, तो वेरी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पर्पस पर डे सब्जेक्ट के बेसिस पे, ये NABL का रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब है NABL के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप क्या क्या अपने लैब में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगरी डिफाइन की हुई है, वहां पे 3 तरह का लैब है, मात्र 3 तरह का। पहला है बेसिक कंपोजिटिव लैब, ठीक है, दूसरा है मीडियम साइज लैब, और तीसरा है एडवांस लैब। अब बेसिक कंपोजिटिव लैब क्या है? अब बेसिक कंपोजिटिव लैब है जिसमें आप केवल बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। बेसिक टेस्ट मतलब आप केवल हिमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बेसिक पैरामीटर कर सकते हैं। बेसिक पैरामीटर जैसे हिमेटोलॉजी में HB, TLC, DLC, एस्नोफिल काउंट, ब्लड ग्रुप, बस इतना आप कर सकते हैं। ESR भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एस्नोफिल काउंट कर सकते हैं। GBP आप नहीं कर सकते, रेटिक्स काउंट आप नहीं कर सकते। जैसे आप कोगुलेशन प्रोफाइल अपने लैब में ऐड करेंगे तो आपका वो मीडियम साइज जो लैब है उसमें हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेसिक में केवल बेसिक, यहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथ, साइटोपैथ नहीं कर सकते।
बेसिक में आपको केवल बायोकेमिस्ट्री और हीमेटोलॉजी के जो बेसिक टेस्ट है उनका ही परमिशन है। अब है मीडियम साइज लेबोरेटरी। मीडियम साइज लेबोरेटरी जो है उसमें आप बायोकेमिस्ट्री, हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथ, साइटोपैथ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ के सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। और आगे एडवांस। एडवांस में आप हिस्टोपैथ, साइटोपैथ, हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, मोलिकुलर टेस्टिंग के अलावा आप जेनेटिक्स लैब खोल सकते हैं, तो एडवांस लैब का में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे परफॉर्मेंस बेसिस पे लैब का कैटेगरी किया गया। यहाँ पे पेशेंट के लोड के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के लोड के हिसाब से किया गया। अब क्या है कि दोनों टाइप के लैब का जो कोर रिक्वायरमेंट है, दोनों लैब का कोर रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक लैब ऐसे चलेगा, एक लैब ऐसे। जो कोर रिक्वायरमेंट है, हम ISO 1500 या CA के हिसाब से लैब खोल रहे हैं, तो दोनों का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब बच्चे नए नए पढ़ के आते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्स, या MBBS करके डॉक्टर्स आते हैं, जब पैथोलॉजी करके आते हैं MD से, तो उनके दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि मैं अपना लैब खोलूँ। तो लैब खोलने से पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मैं बता दूं, NABL और CA एक के हिसाब से यदि लैब खोल रहे हैं, तो दोनों का कॉमन रिक्वायरमेंट जो है, सबसे पहला है स्पेस, कि आपके पास लैब के पास हर एक्टिविटी के लिए, एनालिटिकल, प्री एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल एक्टिविटी के लिए इनफ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें हैं। एक, आपके लैब का रजिस्ट्रेशन उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के CMO ऑफिस में होना मैंडेटरी है, वो होना है, नहीं तो आपका लैब अनऑथराइज रहेगा। तीसरा, कि आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका लैब जो है वेस्ट जनरेट करेगा, तो आप किस तरह से उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करोगे, तो आपके पास वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपका लैब जो है वो अनऑथराइज है। तीसरा जो है कि HR, यानी HR का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स, मतलब आपके पास इतने एनफ टेक्नीशियन होने चाहिए जो सारे एक्टिविटी को वर्कलोड के हिसाब से परफॉर्म कर सकें, और आपके पास डॉक्टर होने चाहिए जो उस आपके जो रिपोर्ट आपके लैब में जनरेट होगा उसको रिव्यू करे और उसके क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को चेक करे कि आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, या जो पेशेंट को जा रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका ऑथेंटिसिटी कैसे है, उसको ऑथराइज करें। ठीक है, और चौथा है कि आपके पास इक्विपमेंट्स, यदि आप लैब चला रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, या सेमी ऑटो हो या फुल्ली ऑटो हो, या आप मैनुअल टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको पहले अपना प्रोसेस बनाना है कि आप किस बेसिस पे अपना लैब चलाएंगे, मैनुअल मोड में चलाएंगे, सेमी ऑटो मोड में चलाएंगे या फुल्ली ऑटो मोड में। तो सारे जगह जो है ये डिफाइन किया गया है कि आप कौन सा सेमी ऑटो है और कौन सा फुल्ली ऑटो है या कौन सा मैनुअल मेथड है, वो आपको प्री डिफाइन करके तैयारी करके रखनी है। तो ये मैं आपको बेसिक जानकारी दिया लैब खोलने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। और आप कभी भी जल्दीबाजी में लैब ना खोलें, नहीं तो आपके पास पैसे का नुकसान हो जाएगा और किसी के बहकावे में ना जाए। पहले आप सीखें 2-3 साल किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद आप लैब खोलें। थैंक यू सो मच।